क्या बोलती पब्लिक। ओके, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आप सभी मेरी सुरीली आवाज सुन सकते हैं या नहीं? क्या बोलती पब्लिक? थोड़ा सा क्या आप आ रही है या नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मस्त हूं, मैं व्यस्त हूं, मजे में हूं। अच्छा, बारिश हो रही है या नहीं हो रही तुम्हारे शहर में? बारिश हो रही है या नहीं तुम्हारे शहर में? कौन बताएगा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है तुम्हारे शहर में? भाई मैं, है ना, कुछ दिन पहले अभी दो शहर में रह चुका हूं पिछले 2 दिन में। उन दोनों शहरों में बढ़िया सी बारिश हो रही थी, मजेदार सी बारिश हो रही थी। ठीक है, तैरते हुए घूम रहा था मैं, यहां से वहां जलपरा बना घूम रहा था। लोग मुझे मगरमच्छ मगरमच्छ बुला रहे थे, लेकिन लोगों को क्या बताऊं, मैं भी मगरमच्छ नहीं हूं, जलपरा हूं। ठीक है यार, नॉर्थ इंडिया तरफ तो बहुत बारिश, बहुत तूफान हो रहा है। है ना, ईस्ट इंडिया में भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। बहुत बारिश, बहुत तूफान हो रहा है, मतलब ओलावृष्टि हो रही है, ओले गिर रहे हैं, काफी बारिश हो रही है एमपी में भी। है ना, कभी करीब दिल्ली के काफी हिस्सों में, यूपी के काफी हिस्सों में बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बार। अगर बारिश होती है तो बिल्कुल भी बारिश में भीगिएगा मत, क्योंकि ये बारिश बीमार करने वाली होती है, ये बारिश थोड़ी सी परेशान करने वाली होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। एक टॉपिक है एफ इजिकल्स टू आर बाई टू, उसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, वो बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है। और एक है 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज आपको पिछली क्लास का लास्ट टॉपिक याद होगा। पिछली क्लास मैंने दर्पण से बनने वाले डायग्राम्स बनवाए थे। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले चित्र मैंने बनवाए थे, आपको याद होगा। उन डायग्राम्स को अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना। कौन से दर्पण से बनने वाले डायग्राम्स मैंने आपको बनवाए हुए थे, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। कुछ बातों को आपको अच्छी तरह से पढ़ कर रखना पड़ेगा आज, है ना। और मैंने उसके बाद आपको गोली दर्पण भी सिखाया था। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने आपको गोली दर्पण सिखाया था। उसके बाद यार, है ना, दर्पण सूत्र बताया था, है ना, लेंस सूत्र बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा आवर्धन। थोड़ी देर अपन आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद तो देखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद तो देखिएगा आप। ठीक है, तो थोड़ी देर हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनिए, पिछली क्लास का जो टॉपिक रह गया था, मतलब मैंने कहा था इसे अगली क्लास में कराऊंगा, उस टॉपिक की तरफ पहले हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, सारी बातें एक तरफ और ये क्वेश्चन के टॉपिक एक तरफ। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से देखना, सारी बातें एक तरफ और ये क्वेश्चन के टॉपिक एक तरफ। पहले ये बताइए, किस किस को दर्पण सूत्र याद है? किस किस को दर्पण सूत्र याद है? किस किस को दर्पण सूत्र याद है? जिसको दर्पण सूत्र याद है, जरा जल्दी से लिख डालिए दर्पण सूत्र क्या होता है। किस किस को दर्पण सूत्र याद है, जल्दी से लिख डालिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, याद करो। यूवी और एफ के मध्य संबंध बताता है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र कैसा होता है ये तुमको बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं, यूवी और एफ के मध्य संबंध बताता है दर्पण सूत्र, और कैसा होता है ये तुमको बताना है। आंसर दियो चैट्स में, आंसर दियो चैट्स में, आंसर बताओ चैट्स में। तुमको बताना है चैट्स में आंसर, ठीक है, तुमको समझाना है चैट्स में आंसर। तो दियो आंसर, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। समीर कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है दर्पण सूत्र। क्या बोला भाई मैं? यही होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र। उसके बाद एक और सूत्र, f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, f इज इक्वल टू r/2, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके डेरिवेशन भी कराए जाएंगे, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब हम दर्पण के आखिरी टॉपिक की ओर हैं। ठीक है, हम दर्पण के आखिरी टॉपिक की ओर हैं, जो पिछली क्लास में छूटा हुआ था। उस पिछली क्लास के छूटे हुए टॉपिक को मैं आज यहां पर करा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चलो देखो,
अब टॉपिक का नाम है बेटा रेखीय आवर्धन। ठीक है, अंग्रेजी में इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, लेकिन हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। और अंग्रेजी में इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसी कारण से इसे एम से प्रदर्शित करा जाता है। किससे प्रदर्शित करा जाता है, एम से। ठीक है, थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले 3 विचित्र से चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, डजेंट मैटर, बस मेरे पास एक दर्पण है, इतना मुझे पता है। ठीक है, कोई भी मैटर हो, दैट डजेंट मैटर, बस मेरे पास एक दर्पण है, बस मैं इतना जानता हूं। ठीक है, ये दूसरा दर्पण आ गया। ठीक है, और ये तीसरा है ना, और ये तीसरा दर्पण आ गया। ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास 3 दर्पण है। ठीक है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं उस बात पर ध्यान देना। मान लो ये अक्ष है, मान लो ये अक्ष है, मान लो ये अक्ष है। ठीक है, मान लो क्या है, होता ही है, थोड़ा आराम से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, एक वस्तु यहां रखी है ना, इसका नाम ओ रखा है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसकी इमेज ये बनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक वस्तु यहां रखी है, इसका नाम मैंने रखा ओ, और इसका प्रतिबिंब ये बना है जिसका नाम मैंने रखा आई। ठीक है, अब देखो, एक वस्तु मैंने यहां पर रख दी और उसका प्रतिबिंब यहां पर बन गया। अब बताइए, दर्पण नंबर ए में क्या प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है? प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इमेज है। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब जहां पर मैंने आई बनाया है ना। दर्पण नंबर बी में प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, और दर्पण नंबर सी में प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है? किसकी तुलना में? वस्तु की तुलना में। ठीक है, किसकी तुलना में? वस्तु की तुलना में। ध्यान से समझना, है ना, बड़ा सिंपल सा। मैं आपको एक लाइन में फॉर्मूला याद करा सकता था और आपके तो सर समझ आ गया, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके में बताना चाहता हूं, समझाना। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, है ना, और बी देखो और सी देखो, इन तीनों में बताइए, ए में बड़ा है, बी में छोटा है, या सी में बड़ा? जो भी आपका आंसर है, उस आंसर को ए बी सी की फॉर्म में लिखकर रखिए। ठीक है, ए बी सी की फॉर्म में लिखकर रखिए, और सब पार्टिसिपेट करना, है ना, सब पार्टिसिपेट करना, जितने भी हो ना, सबके सब यहां पर पार्टिसिपेट करना, है ना। एक एक बच्चा यहां पर ट्राई करना। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन रहे, हर एक बच्चे की मेहनत रहे, और हर एक बच्चा यहां पर क्लियर, है ना। चलिए अब देखो, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया। अब यार, ये बात तुम डायग्राम देखकर बता सकते हो। ठीक है, ये बात तुम कैसे बता सकते हो? डायग्राम देखकर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? डायग्राम देखकर बता सकते हो। ठीक है, ये बात तुम कैसे बता सकते हो? डायग्राम देखकर बता सकते हो। ठीक, यार क्या हो गया ये? हाँ, ठीक है, 1 मिनट बेटा रुकना है ना, थोड़ा सा ठीक है। हाँ देखो, अब तुम डायग्राम देखकर आराम से बता सकते हो कि कब प्रतिबिंब बड़ा है, कब प्रतिबिंब छोटा है, और कब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी सूत्र की सहायता से पता लगाना हो तो कैसे लगाओगे? तो रेखीय आवर्धन वही सूत्र होता है जिसमें हमें पता चलता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा है या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा है। कौन सा टॉपिक होता है? रेखीय आवर्धन, जिसे कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो, इसका बड़ा साधारण सा सूत्र होता है, मैं थोड़ा गहराई में समझा रहा हूं बेटा। ठीक है, इसका बड़ा साधारण सा सूत्र होता है, और ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपको, है ना, रेखीय आवर्धन बोला जाए तो सूत्र पहले सुन लो, उसके बाद सारी बातें करना। अगर आपको रेखीय आवर्धन बोला जाए तो सूत्र पहले सुन लो, उसके बाद, अरे अरे अरे, ये कलर कहां चला गया? ठीक है, अगर आपको रेखीय आवर्धन बोला जाए तो सूत्र पहले सुन लो, उसके बाद सारी बातें करना। ठीक है, अब भाई काहे लिखा नहीं रहे हो? हैंग काहे हो गए हो तुम? का हो गवा है तुमको? जा चुकी है वो? अरे काहे उसकी यादों में खोए हुए हो? जा चुकी है वो, जा चुकी है वो। जा चुकी है वो। 1 मिनट भाई, क्या हो रहा है?
ओके हाँ आ गया। रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की, बेटा थोड़ी देर के लिए आराम से पढ़ लो, उसके बाद हम चिल्ला चौट शुरू कर देंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। जो भी आपका प्रतिबिंब का आकार है, जो भी आपका वस्तु का आकार है, यहां पुट कर देना, ठीक है। आगे सुनिए, रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई और वस्तु की ऊंचाई बटा मतलब ओ। बेटा जीवन भर जहां जहां तुम्हारी आंखों के सामने आवर्धन आ जाए, जहां जहां तुम्हारी आंखों के सामने आवर्धन आ जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए चैट्स को बंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे होते हैं बेटा। जहां जहां तुम्हारी आंखों के सामने आवर्धन आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि यह बता रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष कितना है, ठीक है। आगे काम इतने में खत्म नहीं होता, काम इतने में खत्म नहीं होता, अब तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा फार्मूला। फार्मूला कहता है कि m इज इक्वल टू आई बाय ओ बराबर माइनस वी बाय यू। m इज इक्वल टू आई बाय ओ अब बराबर माइनस वी बाय यू, ठीक है। आगे समझना, आगे जानना, आगे पहचानना और क्या बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। v क्या होता है? सर वस्तु की दूरी। u क्या होता है? वस्तु की दूरी। फॉर्मूला याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर बच्चों को याद भी होगा, अधिकतर बच्चों को याद है, लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्या इसका कोई मात्रक होता है? नहीं। आपको इसका आंसर डायरेक्टली पुट कर देना है, काम खत्म। ये एक मात्रक विहीन राशि है, ये एक मात्रक विहीन राशि है। अंग्रेजी में अगर बोलूं तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसके लिए आपको किसी भी टाइप की यूनिट की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की यूनिट की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ बोल नहीं पा रहे हो गए, चैट्स बंद है। अब सुनो, सर आपने काहे पागल बना दिया? आपने कहा था कि इस फार्मूला से पता लगाओगे कि प्रतिबिंब बड़ा है या प्रतिबिंब छोटा है। कान खोल लो अपने और सुन लेना। अब देखो, आप आई और ओ का मान पुट करोगे तो एम के कुछ ना कुछ मान तो आएगा। आप वी और यू का मान पुट करोगे, एम का कुछ ना कुछ मान तो आएगा। तो उस मान की सहायता से, उस वैल्यू की सहायता से तुम निकाल सकते हो कि प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा। सुनो, जैसे यदि एम का मान आपकी आंखों के सामने एक आ जाता है, ठीक है, तो याद रखना इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब बराबर आएगा। यदि m का मान कितना आ गया? एक आ गया, तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होगा। यदि m का मान है ना एक आ गया तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होगा। यदि m का मान एक से ज्यादा आ गया, ठीक है, याद रखना m का मान एक से ज्यादा आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि m का मान एक से ज्यादा आ गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा भाइयों और बहनों? बड़ा हो जाएगा। यदि m का मान एक से ज्यादा आ गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर m का मान एक से कम आ गया तो प्रतिबिंब भी छोटा हो जाएगा वस्तु की तुलना में। यही तो कमाल की बातें हैं। तो आप m के मान की सहायता से पता लगा सकते हो कि कब हमारा प्रतिबिंब बड़ा है, कब हमारा प्रतिबिंब छोटा है, मतलब वस्तु के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि m का मान आपकी आंखों के सामने प्लस में आ जाए, यदि m का मान आपकी आंखों के सामने माइनस में आ जाए, यदि m का मान प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और यदि m का मान माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैं आपसे कह रहा हूं जीवन भर मत भूलना इन बातों को। कभी ना कभी तो तुम्हारी आंखों के सामने इमेज बनेगी, कभी ना कभी तो तुम चश्मा लगाओगे, कभी ना कभी तो तुम इन सारी चीजों को पढ़ोगे। तो बताइए किस किस को ये बातें क्लियर हुई? मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट बताइए। तुम बात नहीं कर रही, कौन बात नहीं कर रही? सोहम, हमको भी बताई दो, हमको भी बताई दो, कौन बात नहीं कर रही? क्लियर है? क्लियर है तो सीसी लिख दो। राजू बेटा क्या रिपीट करने के, इसमें कोई रिपीट करने का था ही नहीं, सबने क्लियर लिखा है बस राजू को छोड़कर।
हाँ, इतना सिंपल था, इसलिए हमने आराम से पढ़ाया, इसलिए हमने आराम से पढ़ाया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस दुनिया में सबसे तेज क्या है और इसकी चाल क्या है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है और इसकी चाल क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है और उसकी चाल क्या है? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ठीक है, जल्दी बताइए। यस, लाइट और प्रकाश, और इसकी स्पीड है 3 गुणा 10 की पावर 8। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराकर वापस आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या नहीं कहते हैं? प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, टकराकर वापस आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं नहीं कहते हैं? अरे सर पता है हमको, हम जानते हैं। आगे सुनिएगा, आगे जानेगा, आगे पहचानेगा। मैं जो बातें बताने वाला हूं, मैं जो बातें सिखाने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमने आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ। और पता, चैप्टर का अगला पार्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग यस और नो में आंसर दो। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी विचित्र स्थिति देखी है? क्या आप लोगों ने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है कि एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा और चम्मच डुबा दिया या पेंसिल डुबा दी तो वो आपको तिरछी दिखाई देने लगी? क्या आप लोगों ने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों ने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है या नहीं? अगर आप लोगों ने विचित्र स्थिति देखी है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिएगा, यस और नो में फटाफट बोलिएगा। है नो कहने वाले बच्चों, आज एक पानी का ग्लास लेना, पानी भरना, उसमें पानी का ग्लास ना हो तो ऐसी बाटल ले लेना, है ना, ऐसी बाटल ले लेना, इस बाटल में पानी भरना और इसके अंदर एक चमचा डुबा देना, आधा पानी भरना, ठीक है, आधा। तो एक चमचा डुबा दोगे, एक पेंसिल डुबा दोगे तो भी तुमको तिरछा दिखाई देगा। चलिए, क्या आपने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है? क्या आपने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है? क्या आपने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है? देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। आगे, अरे क्या आपने ऐसी विचित्र स्थिति देखी है? पता है, ये बात सच है कि फिश हमको यहां दिखाई देती है लेकिन होती यहां है। फिश हमको यहां दिखाई देती है लेकिन होती यहां। पता है, ऐसा सच में होता है। इतना ज्यादा अंतर नहीं होता, छोटा सा अंतर होता है। इतना ज्यादा अंतर नहीं होता, छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने, मतलब हमारे साथ अक्सर होता है, हम बचपने में ऐसा करते, 5 का सिक्का पानी के अंदर डूब गया। मान लो 5 का सिक्का पानी के अंदर डूब गया, बढ़िया तरीके से डूब गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो 5 का सिक्का पानी के अंदर डूब गया, हम उसको उठाने गए, जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया सिक्का तो आया ही नहीं हाथ में। क्यों? क्योंकि जहां वो हमको दिखाई दे रहा है वो वहां होता नहीं है। पता है, आगे है ना। अब देखो, ये तुमने देखा है बिलाल सर को, ओ सॉरी, मैंने बिलाल कह दिया, मैं बिल्ला कह रहा था। ठीक है, तो ये बिल्ले को देखो, क्या इसका मुंह सच में इतना बड़ा है? नहीं, ठीक है, यहां पर सच में इतना बड़ा इसका मुंह नहीं है, तो इतना बड़ा चेहरा आपको इसका दिखाई काहे दे रहा है? इतना बड़ा चेहरा आपको इसका दिखाई कहां दे रहा है? इसका पीछे ही कारण है। आगे, ये दीदी जो है, ये पानी के ग्लास के सामने उल्टा तीर लेकर खड़ी है, लेकिन आपको यहां पर सीधा दिख रहा है। हमारे लिए ये भी उल्टा सीधा कुछ भी है, लेकिन वो उसके तुलना में उल्टा दिख रहा है। पता है इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, इन सब के पीछे जिम्मेदार है कुछ और नहीं, और वो है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। यही तुमको बताता है, यही हमको बताता है, यही हमको समझाता है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अंग्रेजी में बेटा इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यही तुमको बताता है, यही तुमको समझाता है कि प्रकाश किरण कैसे मुड़ेगी। पहले मेरी बातों को सुनना। सर बिलाल सर की बेइज्जती मत करो। अरे बिल्ले की बेइज्जती है ये, बिलाल सर की नहीं, बिल्ले की बेइज्जती है ये। क्या बिलाल सर से डरता वरता नहीं हूं मैं? हाँ, ऐसे उठा लिया था एक बार मैंने उन्हें, ऐसे उठा के फेंक दिया था, डरता वरता नहीं हूं मैं। हाँ, बोल देना जाके कि बोला था, मेरा नाम पता था मैं, बोल देना जाके कि इंग्लिश वाले सर ने ऐसा कहा था, बोल देना सब जाके। हाँ, बिल्कुल भी डरता वरता नहीं हूं, बता देना इंग्लिश वाले सर ने ऐसा कहा था। हाँ चलो आगे सुनो, बातें करवा लो। हाँ, तो देखो बेटा, याद रखना, आप लोगों ने अभी इस टॉपिक को शुरू होने से पहले आपने एक बात बोली कि इस दुनिया में सबसे तेज है प्रकाश और इसकी चाल है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यही बोला था ना, यही बोला था ना,
यही बोला था ना तुमने। हाँ तो सुनो, आगे सुनो, हैं आगे सुनो। ये कहां है, ये कहां है भाइयों और बहनों? ये है वायु में, या फिर जहां वायु भी ना हो। बेटा जहां वायु भी नहीं होती ना उसे निर्वात बोलते हैं। और हमारे पृथ्वीवासियों के पास सिर्फ वायु है। बाकी आप पृथ्वी से बाहर जाते होगे, अपने रिश्तेदारों से मिलने, जादू वादू से मिलने जाते होगे, तो उस स्थिति में आपको निर्वात से गुजरना पड़ता होगा। वहां तो वैक्यूम भी नहीं है। तो देखो ये प्रकाश की चाल वायु से होती है। आप एक सवाल का जवाब देना, आप एक सवाल का जवाब देना, है ना, आप एक सवाल का जवाब देना कि क्या ये प्रकाश की चाल जल में भी इतनी रहेगी? तो जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। क्या प्रकाश की चाल कांच में भी इतनी रहेगी? तो जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। तो प्रकाश की ये जो चाल है ना, प्रकाश की ये जो चाल होती है ना, हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, वो होती है बेटा वायु में। जल में इसकी चाल कुछ और होती है और कांच में इसकी चाल कुछ और होती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपकी चैट्स को बंद किया जा रहा है, अब आपकी चैट्स को बंद किया जा रहा है। अब हम चाहते हैं आपका दिलो दिमाग यहां पर लग जाए। अब हम चाहते हैं कि पूरा ध्यान आपका इस जगह पर आ जाए। मान लो अभी एक, है ना, थोड़ी स्थितियों का हमें कल्पना करना पड़ेगी बेटा। मान लो कुछ स्थितियां हैं, उदाहरण के लिए ये मान लिया मैंने एक सफेद कलर का कुछ भी एक वस्तु है, वॉटेवर कुछ भी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर यह सफेद कलर के इस हिस्से पर पॉलिश होती तो प्रकाश किरण आती और टकरा कर पार चली जाती। आप कहते हो सर ये तो हमको आता है, इसे तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, इसे तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई है। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा मैंने माना है, ये माना है कांच, ठीक है, ये माना है मैंने कांच, या फिर ये माना है मैंने जल। आपका काम कांच और जल से हो जाएगा। आप अभी 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, कांच और जल में आपका काम हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण कहां से आ रही थी? चलती चलती वायु से। कौन सा गाना? मस्त उड़ू पंछी बनू मस्त गगन में, ये गाना गाती गाती आ रही थी। अचानक से आते आते भाई साहब वो एंटर हो गई किसमें? कांच और जल में। तो दीदी को, कौन सी दीदी को? लाइट दीदी को जाना सीधा था, लाइट दीदी को जाना सीधा था, लाइट दीदी को जाना सीधा था। लेकिन वो सीधी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि गाना याद है, पंछी बड़ू में है, पंछी बनू मस्त उड़ू मस्त गगन में। तो गगन मतलब वायु है। जैसे ही वो जल में डूबी, भाई साहब उनका रास्ता बदल जाएगा। भाई साहब वो सीधी नहीं जा पाएंगी, भाई साहब वो अपने रास्ते से भटक जाएंगी। अरे इसे ही तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसे ही तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अरे इसे ही कहते हैं। तो दीदी, लाइट दीदी जो प्रकाश दीदी हैं, सीधा सीधा जाना चाह रही थी, हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश दीदी आई और दूसरे माध्यम में एंटर हुई, वो अपने रास्ते से भटक गई। इसे ही तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे तो कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यह हर बार होता है, जब जब माध्यम बदलता है तब तब जरूर होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तुमको ये पेंसिल तिरछी दिखाई दी थी, ये पेंसिल तिरछी दिखाई दी थी, मछली अपनी जगह से ऊपर दिखाई दी थी, बिलाल सर ने बिल्लू भैया का चेहरा ऐसा दिखाई दिया था, ये तीर आपको तिरछा दिखाई दिया था। पता है? तो याद रखना, जब भी कान खोल लो और सुन लो, जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। फिर से कान खोल लो, जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है। भटकने को अच्छी हिंदी में विचलित हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। आप बताइए कितने बच्चों को प्रकाश का अपवर्तन? 50% भी आ गया ना, है ना। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखना। 50% भी आ गया ना तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे तो 100% आ गया होगा। जिसको आ गया है जल्दी जल्दी बताइए। मैं जादू मतलब, अब जादू, जादू मतलब भी नहीं पता। क्लियर है? ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, किसी बच्चे ने रिपीट नहीं बोला। क्या मैं बोरिंग वैसे पढ़ाता हूं क्या? हाँ, क्या मैं बोरिंग वैसे पढ़ाता हूं? सच बताइए, क्या मैं बोर करके पढ़ाता हूं बच्चों? जब मैं बोरिंग वे से नहीं पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चे बोरिंग वे से रिप्लाई क्यों दे रहा है?
मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे बच्चों को मैक्सिमम एंटरटेन करूं। क्रिस्टल क्लियर। सर आई लव यू टू मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लव यू टू मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मस्ती मजाक जीवन में चलते रहना चाहिए। जिंदगी हमारे साथ मजाक करती है हमेशा, है ना। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें बोला गया ABCD पढ़ो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। जब आप 5th 6th 7 8 में आए तो आपसे बोला कि अरे थोड़ा सा ही तो पढ़ना है यार, पढ़ लो। अब तुम 10th में आ गए हो और तुमसे बोला जाएगा कि 10th निकाल लो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसे 10th निकालोगे तुम कहोगे यह जिंदगी बदल गई, लेकिन फिर आएगा तुम्हारे सामने क्लास 12th की दीवार और क्लास 12th में बोला जाएगा अरे ये आखिरी साल है यार, फिर तो मजे ही मजे। और जैसे तुम क्लास 12th पास करोगे तुम बोलोगे यह मजा आ गया, लेकिन अचानक से आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दीवार। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तुमसे बोला जाएगा कि अब तो तुम्हारे मजे ही मजे। फिर एग्जाम में आएंगे हर साल में 2 बार, फिर 4 या 5 साल की तुम जो भी पढ़ाई करोगे, उस पढ़ाई के बाद जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी। ईश्वर ना करे बढ़िया मजे चले तुम्हारे, ठीक है, मजे चले, ठीक है। कैप उतारो मेरे घने बालों पे जलने वाले लोग। तो बेटा देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि मान लो, ठीक है, मान लो एक प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, और याद रखना माध्यम का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। अगर माध्यम पारदर्शी नहीं है तो गड़बड़ है, ठीक है। माध्यम पारदर्शी नहीं है तो गड़बड़ है, तो हमारा अपवर्तन नहीं हो पाएगा। इस प्रकाश किरण को जाना सीधा चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं जा पाती। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सवाल आपके दिलो दिमाग में आ रहा होगा, सवाल यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है सर। आपके दिलो दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, तो जवाब भी आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। अभी इसको प्रारंभ करने से पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो चाल कितनी होती है। वायु में 3 × 10 की पावर 8, जल में कुछ और होती है और कांच में कुछ और होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने खुद ही बोला था, है ना, आपने खुद ही बोला था कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है, जल में कुछ और होती है और कांच में कुछ और होती है। और हम 3 माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है कि जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदलती है, तो अपवर्तन होता है, ठीक है। माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदलती है, तो अपवर्तन होता है, ठीक है। याद रखना, जीवन में तुमसे कोई पूछता है कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो तुम्हारे आंसर में तुरंत जवाब आना चाहिए कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन, या फिर गति में परिवर्तन भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर आता है तो इस घटना को दिशा परिवर्तित, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे बच्चे, आपको जीवन में याद रखना है, मैं चाहता हूं 5 मिनट के लिए सबकी चैट्स बंद हो और एक एक बच्चा यहां कॉन्सेंट्रेट करे। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर एक डायग्राम समझाना है, और अगर आपको ये डायग्राम समझ नहीं आया तो अपवर्तन नहीं आएगा और नहीं आएगा। और ये डायग्राम तुमको समझ अभी आएगा। देखो कैसे। अरे भाइयों और भाइयों की बहनों, एक प्रकाश किरण आती है, आने दो ना सर, क्या दिक्कत है। एरो अंदर की तरफ होना चाहिए, अगर एरो नहीं तो मार्क्स नहीं। याद करो, एक प्रकाश किरण आती है, आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपतित किरण। तो आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है। कौन सी किरण कहलाएगी है, आपतित किरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रहने के कारण इसको प्रदर्शित किया जाता है IR से, ठीक है। इंसिडेंट रे कहने के कारण इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे, IR से। आगे सुनना। अब यही प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाकर ऐसे मुड़ जाएगी, जाना चाहिए ऐसा सीधा, और सीधा ना जाती हुई ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाएगी। कब भटकेगी, कैसे भटकेगी, वो बातें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने मार्ग से भटक गई तो अपवर्तन हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण। इसे क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे का क्या लग जाएगा, RR। रिफ्रैक्टेड रे का क्या लग जाएगा, RR। देखो ये सब अगर आप हिंदी में नाम याद रख लोगे, कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी के याद रखने की, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए मैं बता देता हूं। चलिए भैया, है ना, फील यहां पर देखिए, यहां से आएगा फील। अरे सर ये तो हमको पता है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर मतलब अपने मार्ग से विस्तृत हो जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वो आपतन बिंदु कहलाता है। पहले हम पढ़कर आए, वही बात है। अब देखिए
फिजिक्स कहां है, कैलकुलेशन कहां है? याद करो, परावर्तन में कैलकुलेशन तुम्हें करना थी, तो कौन आया था? अभिलंब, 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 याद होगा। तो उसी तरह से यहां पर भी कौन आएगा? अभिलंब। अभिलंब किसके सापेक्ष? सतह के सापेक्ष कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अभिलंब किसके सापेक्ष? सतह के सापेक्ष कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण यह कहलाता है एंगल आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण यह कहलाता है एंगल आर। मेरी बात को फिर से सुनना, मैं जल्दी में बोल गया। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बन रहा है ना, इसे बोला गया एंगल आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, इसे बोला गया एंगल आर। एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब अपवर्तन कोण, है ना। एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब अपवर्तन कोण। एक बार उन सभी के लिए जो बोलने वाले हैं सर रिपीट रिपीट रिपीट, तो सुनो ध्यान से बेटा, ठीक है। प्रकाश किरण माध्यम नंबर 1 से आ रही है। कोई भी माध्यम हो, बस पारदर्शी होना चाहिए। और कहां जा रही है बेटा? माध्यम नंबर 2 में। ध्यान से सुनना बेटा, मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक बच्चे के लिए, आपको अगर नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, आगे। लेकिन अननेसेसरी रिपीट करना, मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ाया है, तो बच्चे को कब समझ आता है कब नहीं। तो देखो, आने वाली जो प्रकाश किरण पहले माध्यम से आती है ना, उसे कहते हैं आपतित किरण। दूसरे माध्यम में आने के बाद वो तिरछी हो जाती है, उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये बनती है, मिलती है, वहां पर एक अभिलंब बनाया है। अभिलंब सतह के साथ कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो देखो, ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण एंगल आई, है ना, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण एंगल आर कहलाता है। अब बताइए किस किस को ये चीजें क्लियर है? जूही कुरैशी ने आंसर दिया है, गति में परिवर्तन 4 मिनट पहले आंसर दिया था मैंने, आप पढ़ा। एसपी सिंह, एसपी सिंह कह रहा है कि यस मैम। ओह, क्या मैं लिपस्टिक लगाकर क्लास ले रहा हूं? क्या मैं चोटी बांधकर क्लास ले रहा हूं? हाँ, क्या मेरी इयररिंग्स लगे, या मेरी मांग भरी हुई है, हाँ, या मैं गले में मंगलसूत्र डाला हूं, तुझको मैं मैम दिख रहा हूं? तुझको मैं मैम दिख रहा हूं? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? किसी भी बच्चे ने रिपीट नहीं कहा। बहुत खुशी होती है जब ऐसी स्थिति आती है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। हाँ, कौन कह रहा था? मैम, मैम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मैम कहने वाले बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। लव यू मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। अब देखिए, अब ये मैं बता चुका हूं सारी की सारी बातें, ठीक है। आज आप एक काम करना, आप एक बर्तन लेना और बर्तन में पानी भर रहे हो और उसमें नींबू डाल देना। अब ये मत पता चले घर वाले सोच रहे हैं कि कौन सा जादू कर रहा है। ना ना ना, कहना फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। नींबू अपने आकार से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, नींबू अपने आकार से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। अरे हंस काहे रहे हो? थोड़ी मस्ती नहीं कर सकते क्या तुम्हारे साथ? चलो आगे, चलो चैट बंद कर दी है हमने। अब हम चाहते हैं कि आपका ध्यान यहां पर रहे। बेटा देखना, आज की क्लास का सबसे टफ टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आज की क्लास का सबसे टफ टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, भाइयों और भाइयों की बहनों, ठीक है। देखो, मैं भाइयों की बहनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग मांगते रहते हो ना, तुम अपना नंबर दो ना, तुम इंस्टाग्राम पे कब आओगी, है ना, तुम रिप्लाई करो ना। दीदियों से प्यार से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दीदी अपने भैया से प्यार से बोल सकती है। कहते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट वन। तो बस ऑल बैचमेट्स आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ऑल, एक्सेप्शन नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक प्रकाश किरण आती है बेटा, आपको पता है कि ये सीधी नहीं जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, है ना। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये एंगल बेटा आई बनेगा और ये एंगल बेटा आर बनेगा। ध्यान से सुनना, एंगल आई और एंगल आर के बारे में कुछ बातें। अब देखो पहला नियम क्या कहता है ना। पहला नियम आप डायग्राम में देखना, डायग्राम में आपको खुद समझ आ जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब दिख रहे हैं आपको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और यही पहला नियम है।
अरे यही पहला नियम है भाई, यही पहला नियम है ना। पहला नियम बड़ा साधारण सा है, लिख के दो सर नोट्स बना के, तो ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा सुनना सबसे मुश्किल है। दूसरा सुनना, देखिए दूसरे नियम की शर्त एक है ना। दूसरे नियम की शर्त एक है कि जब जब आप ये नियम लगाओ, जब जब आप एक नियम लगाओ, तो उस नियम के लिए माध्यम नियतांक होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुन लेना बेटा, मैं आपको करेक्ट 5 बजे फ्री कर दूंगा, है ना। 5 बजे आपकी क्लास एंड कर दूंगा, है ना, बिल्कुल कर दूंगा। 25 मिनट की क्लास हो रही है, इस 25 मिनट में आप ध्यान दे दो। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आए तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि दूसरे नियम की शर्त यह है कि माध्यम का जोड़ा एक जैसा होना चाहिए। अगर आप पहले मान लो, पहले प्रकाश किरण वायु से जल में आती है, तो हमेशा वायु से जल के लिए ही मानोगे आप, है ना। मान लो प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है, तो हमेशा वायु से कांच के लिए ही मानोगे, ठीक है। अगर मान लो प्रकाश किरण कांच से वायु में आती है, तो हमेशा वायु से कांच के लिए ही मानोगे। ये सभी परम सत्य है और इन सभी परम सत्य को लगाना। अब नियम सुनना, क्या आपको एंगल आई दिख रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है एंगल आई। एंगल आई का मान होता है, एंगल आई को प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक है, मतलब है ना, आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से। इसके साथ मैंने साइन लगा दिया। साइन जानते हो ना, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, नवी क्लास में पढ़कर आया, ठीक है। आपको एंगल आर दिख रहा है ना, इसके साथ मैंने लगा दिया साइन। आपको बताऊं हिंदी में साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है जया, जया नहीं जया, ठीक है, जया नहीं जया। तो साइन आई और साइन आर मैंने निकाल लिया, और इनका अनुपात, ठीक है, इनका अनुपात हमेशा एक नियतांक होगा। नियतांक मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? फिक्स होगी। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियतांक होगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियतांक होगा, बस शर्त वही थी कि माध्यम भी नियतांक होना चाहिए। और देखो बेटा, एग्जाम में ये डायरेक्टली भी आता है, एग्जाम में डायरेक्टली भी आता है। किस नाम से आता है? स्नेल का नियम लिखिए। कौन से नियम से? स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम कहता है कि माध्यम अगर एक जैसे हो, मीडियम अगर एक जैसे हो, तो आपतन कोण की ज्या, साइन आई का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या, तथा आर का मतलब क्या हुआ? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नियम, ठीक है। क्या लिखा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। स्थिति यह है कि माध्यम निश्चित होना चाहिए और रंग भी निश्चित होना चाहिए। अगर आप इसे लाल रंग के लिए लगा रहे हो तो लाल के लिए लगाना, हरे के लिए लगा रहे हो तो हरे के लिए लगाना है। वैसे तो हम श्वेत प्रकाश के लिए अधिकतर काम करते हैं, तो इसलिए कलर को मैंने बोला नहीं, लेकिन माध्यम अगर फिक्स हो तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, आज की क्लास का सबसे जरूर इंपॉर्टेंट है ना। हर्षित यादव बेटा, क्या डाउट है? ओके, इरफान नाज को क्लियर नहीं है। दो चुटकी सिंदूर, एसपी सिंह, भर लो बेटा आंख, ऐसे भर लो, दो चुटकी सिंदूर और ऐसे भर लो। हाँ बेटा, तेरे नाम का मैं करवा चौथ व्रत रखूंगा और पानी पी लूंगा, तोड़ लूंगा, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ देखो बेटा, काफी बच्चों को दिक्कत होती है, मैं जानता हूं। एक बार और पढ़ाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा, ठीक है, एक बार और पढ़ाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। चलिए जानिए, पहचानिए, समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो बेटा, आप ध्यान से सुनो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम आपको डबल से पढ़ा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो, हम आपको डबल से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखिए, है ना, आप देखिए, ये नियम आप तभी लगाओगे जब माध्यम नियत हो, ठीक है। ये नियम आप तभी लगाओगे जब माध्यम नियत हो, ठीक है, मतलब पहला माध्यम और दूसरा माध्यम सेम होना चाहिए। अगर ये नियम आप वायु से कांच के लिए लगा रहे हो, मतलब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है, तो आप नियम लगाओगे हमेशा, ठीक है। कांच से वायु आ रही तभी, अगर माध्यम मान लो पहले वायु से कांच में आ रही थी और अगली बार वायु से जल में चली गई, तो ये नियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस नियम के लिए माध्यम नियत होना जरूरी है, पहला और दूसरा। अब नियम कहता है कि, अब नियम कहता है ना, अब ये नियम कहता है कि साइन आई
मतलब आपतन कोण का साइन और साइन आर, है ना, इसका अनुपात हमेशा एक फिक्स वैल्यू होता है, और हिंदी में फिक्स वैल्यू को कहा जाता है नियतांक, नियतांक, नियतांक। हमेशा क्या कहा जाता है? नियतांक, नियतांक, नियतांक। ठीक है, क्लियर है? तो साइन आई और साइन आर का अनुपात, है ना, आप साइन आई का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या, साइन आर का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या। इनका अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। और मेरे बच्चे, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है ना तो एक बार कॉन्सेंट्रेट कर इसकी थ्योरी पढ़ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तुम भूल पाओगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा इसे भूल पाओगे। ठीक है, डाउट देख लेता हूं जब तक मैं, आप लोग चैट्स में आंसर दीजिए। सर माध्यम नियत है, मतलब बेटा माध्यम बदले ना, नियत वर्ड का मतलब होता है फिक्स है, बदले ना। ठीक है सर, आदर्श बेटा रिपीट कर दिया, ये तो पुराने हैं ना। अपवर्तन के नियम समझ आए? ठीक है, जब मेरा दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम पर सर बैच चेंज करना पड़ेगा, ये बैच ठीक है, कोई जरूरत नहीं, रोशन यही ठीक है। सर स्नेल क्या है? स्नेल एक वैज्ञानिक थे बेटा। आवर्धन के न्यूमेरिकल, आदर्श न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है श्रद्धा, इसके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है बिलाल सर की, वो आंसर देंगे। ये ममता, इसके लिए अभी मैं आंसर देने वाला हूं कुछ देर में। रिपीट वाले बच्चों ने वी और यू क्या कहलाता है, मतलब तुमने पुरानी क्लास अटेंड नहीं करी है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, अब तो बच्चों ने लिख दिया है, ये तो पुराने डाउट थे। अब देखना बेटा ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होगा। अब सुनो ध्यान से, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, पहले 5 मिनट मेरी बातों पर कंसंट्रेट करोगे, ना आप चैट्स पर ध्यान दोगे, ना आप इमोजी पर ध्यान दोगे। बेटा देखो, मस्ती तो हम करते रहेंगे, है ना। हम चाहते हैं कि इस बार भी यूपी बोर्ड का नंबर 1, बिहार बोर्ड का नंबर 1, एमपी बोर्ड का नंबर 1, राजस्थान बोर्ड का नंबर 1, झारखंड बोर्ड का नंबर 1, इन सभी बोर्ड का नंबर 1 इसी बैच से निकले। ठीक है, तो हम मस्ती तो करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगी, जरूरी है, हमारा जन्म से अधिकार है, लेकिन पढ़ाई प्राइमरी है। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा नियम। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि साइन आई और साइन आर, इसका अनुपात क्या होगा? नियतांक होगा। मैंने बोला ना, है ना। अब ये नियतांक जो होता है ये क्या होता है ना। इस स्थिति में ये नियतांक होता है, ये क्या होता है बेटा? इस नियतांक को ही बोला जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, इस नियतांक को ही बोला जाता है क्या? अपवर्तनांक। ठीक है, इस नियतांक को ही क्या बोला जाता है बेटा? अपवर्तनांक। मेरे बच्चे 5 मिनट तक अगर तुमने मेरी बातों को लाइन बाय लाइन दिमाग में रख लिया तो जीवन में अपवर्तनांक तुम कभी नहीं भूलोगे। चलिए, अब सवाल यह है कि हमारे पास इतनी सारी टर्म्स हैं, तो साइन आई साइन आर है ना, इतनी सारी टर्म्स होने के बाद भी हमें अपवर्तनांक की जरूरत क्या पड़ी? तो उसका जवाब यह है, सुनो समझो। अब अपवर्तनांक हमें बताता है ना, अपवर्तनांक हमें बताता है कि कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम में आने के बाद कितना मुड़ेगी। फिर से सुन लेना, अपवर्तनांक हमें बताता है कि कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम में आई है और उस माध्यम के आने के बाद कितना मुड़ेगी। कौन बताता है? अपवर्तनांक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपवर्तनांक से ही हमें पता चलता है कि कोई भी माध्यम में प्रकाश किरण आई है तो वो कितना अधिक मुड़ेगी। एक बात। दूसरा, अपवर्तनांक से ही हमें पता चलता है कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आने के बाद अपनी चाल में कितना अधिक परिवर्तन करेगी। 2 बातें हैं, याद रखना। जीवन में कहीं भी फिजिक्स पढ़ोगे, किसी से भी फिजिक्स पढ़ोगे, ये बातें बताते ही नहीं है। कहते हैं कि 10th क्लास के बच्चों को समझ ही नहीं आती, लेकिन हम बताएंगे। देखो, जितना अधिक अपवर्तनांक, ठीक है, जितना अधिक अपवर्तनांक, है ना। 2 बातों को जोड़ रहा हूं मैं। कौन कौन सी बातें बोली मैंने? प्रकाश किरण का मुड़ना, यही बोला था ना। और दूसरी बात मैंने क्या बोली? प्रकाश किरण का मुड़ना और प्रकाश किरण की गति। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप, है ना, अगर आप अपवर्तनांक के मान को बढ़ाते हो तो प्रकाश किरण का मुड़ना ज्यादा हो जाएगा, प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ जाएगी और गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे होगी, कब होगी, सब बताऊंगा, है ना। इतना याद रखो कि अपवर्तनांक का मान अगर बढ़ गया तो प्रकाश किरण का मुड़ना भी बढ़ जाएगा और गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा, अगर, है ना, मान लो अगर अपवर्तनांक का मान कम हो गया तो प्रकाश किरण का मुड़ना भी कम हो जाएगा और गति क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इधर से ये छोटा सा दिख रहा है ना हिस्सा, इससे हमारे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि यदि 2 माध्यम हमें दिए गए,
एक का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें से प्रकाश किरण का मुड़ना भी ज्यादा होगा। और यदि हमको दो माध्यम दिए गए और बोला है कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें गति कम होगी। हमको दो माध्यम दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश किरण का मुड़ना कम होगा। हमको दो माध्यम दिए गए जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें से प्रकाश की गति क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा। अब आप देखो, आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो या जो भी, उस बुक में अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर म्यू से भी। इसे म्यू बोलते हैं बेटा, यू नहीं है ये, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसे, म्यू। तो अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। तो परावर्तन के दूसरे नियम अर्थात स्नेल के नियम में जो साइन आई और साइन आर का अनुपात था ना, उसे ही बोला जाता है अपवर्तनांक। और ये मान नियत होता है, ये मान फिक्स होता है अगर माध्यम का जोड़ा फिक्स है तो, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मैं फिर से कह रहा हूं, एक और फॉर्मूला होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ पसंद करते हैं, ठीक है। पहला है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है, तो जवाब है बिल्कुल भी कोई मात्रक नहीं होता। ये एक मात्रक विहीन, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। दूसरी बात, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता और दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, लगभग 2.4, लगभग 2.4 होता है, 2.42 2.43 के आसपास होता है। तो देखिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अपवर्तनांक का मतलब है ना, साइन आई और साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। जितना अधिक अपवर्तनांक उतना अधिक प्रकाश किरण का मुड़ना होगा, जितना अधिक अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल होगी, जितना कम अपवर्तनांक उतना कम प्रकाश किरण का मुड़ना होगा, जितना कम अपवर्तनांक उतनी अधिक प्रकाश की चाल होगी। दूसरा, अपवर्तनांक को एन से या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू V1/V2। ये एक मात्रक विहीन राशि है और इस दुनिया में, हमारी दुनिया की बात कर रहे हैं, आप लोगों की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं जहां जादू रहता है, धूप, ठीक है। तो उसमें हीरे, हमारी पृथ्वी पर हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 2.4। अब बताइए, अब तो क्लियर होगा। शिव सिंह का कहना है गुरुजी आप जितना पढ़ाते हैं उससे 90% प्लस आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल से यूपी बोर्ड का टॉपर इसी बैच से आ रहा है ना, इसी बैच से आ रहा है और इसके 99 आ रहा है। इरफान नाज बेटा, क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चे? इरफान नाज ने 2 बार लिखा है ना, पोल ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, सिर्फ इरफान नाज ने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा, ठीक है। इरफान बेटा ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं आ रहा है? बाकी किसी ने रिपीट नहीं देखा। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना और ये भी याद रखना, ठीक है। आपके हो सकता है एग्जाम में ये वैल्यू मिल जाए। अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, तो कई किताबों में इसे आरआई से भी प्रदर्शित करा गया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो मैं सारी संभावना पर काम कर रहा हूं, आरआई से भी प्रदर्शित करा होगा। और एक बात और बता दूं, इसके अलावा अपवर्तनांक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं, है ना, याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आगे सुनना, अपवर्तनांक के बारे में जितनी गहराई से मैंने बताया है ना। अब देखिए, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग में होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक में, अरे इतनी हिंदी छोड़ो, मैं आपको बताता हूं कि अपवर्तनांक जो होता है ये होता है साइन आई और साइन आर का अनुपात, ठीक है। साइन आई और साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका एक और सूत्र होता है V1/V2। ये एक मात्रक विहीन राशि है। ये कैसी राशि है? ये एक मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। ये कैसी राशि है? ये एक मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। याद रखना, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। लगभग काफी किताबों में 2.43 भी लिखा है, तो आप 2.4 लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे बच्चे आखिरी टॉपिक की तरफ बैठ रहे हैं, है ना, 10 मिनट की क्लास हो रहे और आखिरी टॉपिक की तरफ बैठ रहे हैं। यह है प्रकाशी सघन माध्यम, यह है प्रकाशी विरल माध्यम। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको यहां पर डिटेल बताता हूं। देखो बेटा, अभी हम क्लास 10th के बच्चे हैं, कान खोलकर सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन बनता है इसका और क्वेश्चन आता है इसका, याद रखना। जो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, अलग से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बूढ़ा हो गया हूं पढ़ाते पढ़ाते, है ना, तो
तुम्हारे जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाया, तो जो मैं कह रहा हूं जिन क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो, मतलब दिया करो, वो क्वेश्चन आएंगे, जानना है ना, तो पुराने साल के पीवाई को उठाकर दे दो, देख लेना जो मैंने क्वेश्चन बोले थे वही आए, और आप भी आएंगे, बस ध्यान देना यहां पर, ठीक है। अब देखो, हमारा काम कक्षा 10वीं के बच्चों का काम कांच में, हमारा काम कक्षा 10वीं के बच्चों का काम वायु में, और हमारा काम कक्षा 10वीं के बच्चों का काम जल में हो जाएगा। तीनों पारदर्शी माध्यम है, तीनों पारदर्शी माध्यम है, इन तीनों में से वायु गुजर, इन तीनों में से प्रकाश गुजर सकता है, इन तीनों में से प्रकाश गुजर सकता है। देखो टफ चीज है, मुश्किल चीज है, समझना पड़ेगा। अब देखिए, है ना, अब देखो हमसे बोला गया है कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, है ना, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो सघन का मतलब क्या हुआ, जिसके अणु पास पास हो, ऐसे याद रखेंगे, है ना, जिसके अणु पास पास हो। और विरल का मतलब क्या हुआ, जिसके अणु दूर दूर हो। सिंपल सी बात। थोड़ी सी केमिस्ट्री में तुमने ठोस द्रव्य और गैस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तुमने ठोस द्रव्य और गैस पढ़ा होगा, बस यही बात तुम अभी दिमाग में रखना। उदाहरण के लिए मुझे बोला गया है, मेरे, है ना, सघन को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसर, ठीक है, सघन को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसर, और विरल को अंग्रेजी में बोलते हैं रेयरर, ठीक है। सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा, सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा, क्या बातें हैं, क्या जज्बात हैं, क्या हालात हैं, सुनना ध्यान से। मान लो मुझे बोला है कि एक प्रकाश किरण वायु से जाती है, किसमें, जल में, ठीक है। एक प्रकाश किरण वायु से जाती है और किसमें जाती है, जल में। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, वायु कौन सा है, तो वायु है गैस, वायु कौन सा है, वायु क्या है, गैस, और जल कौन सा है, जल क्या है, द्रव्य, ठीक है। जल कौन सा है, जल क्या है, द्रव्य। वायु क्या है, गैस है, और जल क्या है, द्रव्य। अब आपका दिमाग कहता है कि वायु और जल में जल के अणु पास पास होंगे, तो जल के अणु पास पास हैं, तो ये क्या हो गया, सघन हो गया, ठीक है। और इसके अणु दूर दूर हैं, तो ये क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ, फिर से समझो, ठीक है। यह नहीं आया समझ, फिर से समझो। जैसे एक प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए कि कौन सा माध्यम आपका सघन है, कौन सा माध्यम आपका विरल है। तो जल अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, द्रव्य में। कांच किस स्थिति में पाया जाता है, ठोस स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, द्रव्य के अणु और ठोस के अणु में से किसके अणु ज्यादा नजदीक होंगे, तो आपका जवाब है ठोस के अणु ज्यादा पास होंगे। ठोस के अणु अगर ज्यादा पास है तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और ये कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। सघन, घना, घना मतलब नजदीक नजदीक, ठीक है। सघन जिसका घनत्व ज्यादा हो, ठीक है, तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, इसी कारण से इसको सघन माध्यम कहा जाता है। और द्रव्य का विरल, है ना। और यहां पर अगर गैस और द्रव्य की बात करें तो सघन ये हो गया, विरल ये हो गया, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। मान लो कोई भी प्रकाश किरण कांच से, कोई भी प्रकाश किरण कांच से वायु में आती है, तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो वायु कौन सी स्टेट है, गैस, ठीक है। और कांच कौन सी स्टेट है, ठोस, ठीक है। कांच कौन सी स्टेट है, ठोस। तो ठोस कौन सा हो गया यहां पर, सघन, और गैस कौन सा हो गया यहां पर, विरल, ठीक है। अब देखो, सघन और विरल की पहचान करना तुमको धीरे धीरे समय के साथ आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, है ना। कुलवंश बेटा अभी करूंगा मैं थोड़ी देर में। ये इंस्टाग्राम का बंटवारा हो रहा, जाओ जाकर देखो, हमने तुमको फॉलो कर दिया है। किसको फॉलो कर रहे हो, हमें भी कर दे यार फॉलो, यार हमें भी कर दे यार फॉलो, यार किसको फॉलो कर रहे हो यार, हमें भी कर दो। खुशी बेटा एक बार रिपीटेड देखना मेरे बच्चे, पोल अभी करेंगे बेटा, है ना, पोल अभी करेंगे। इरफान क्या हो गया बेटा, आज तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, बल्कि तू तो सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर कहने वाला बच्चा है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाशी सघन माध्यम, प्रकाशी विरल माध्यम समझने से पहले इस चित्र को ध्यान से समझ लेना, इस चित्र को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन यहां से बनेंगे, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। जिसने इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया, ठीक है, जिसने इस लाइन को ध्यान से समझ लिया, समझो उसने आज की क्लास की मेहनत खत्म कर दी, ठीक है। आगे समझना, हम दो स्थितियां लेते हैं, ध्यान से समझना और ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मान लो पहले तो प्रकाश किरण वायु से जल में आती है, मान लो कोई प्रकाश किरण वायु से जल में आती है और फिर जल से वायु में जाती है, ठीक है, जल से वायु में आती है। तो हमारा दिमाग कहता है कि वायु और जल में, जल द्रव्य होगा, तो द्रव्य होगा तो उसके अणु पास पास होंगे, तो जल कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम,
ठीक है। और वायु कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। ठीक है, मैंने वायु का वा लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, जल कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, और वायु कैसा हो जाएगा? विरल माध्यम। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जो बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, एक प्रकाश किरण आती है, आपको पता है कि एक प्रकाश किरण आती है, ये गुजरना चाहती है सीधी, आपको पता है एक प्रकाश किरण आती है, गुजरना चाहती है सीधी। अगेन, एक प्रकाश किरण आती है, जाना चाहती है कैसा? सीधी। जाना चाहती है कैसा? सीधी। लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जा पाएगी। यहां मैं अभिलंब बना रहा हूं बेटा, है ना, यहां मैं अभिलंब बना रहा हूं, देखो। लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? अरे माध्यम बदला है, चाल बदलेगी तो अपना रास्ता भी तो बदलेगा। वही तो मैं तुमको बताना, सुनो ध्यान से। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है ना, हमेशा वायु या जल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन विरल से सघन में जाएगी ना, तो ये अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी, जल और वायु हमेशा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सघन से विरल में आएगी तो ये दूर हो जाएगी। जिसने इस बात को समझ लिया ना, मान लो आज की पूरी क्लास का सार यही था। ठीक है, मान लो आज की पूरी क्लास का सार यही था कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है, जाना चाहती है सीधा, अगर वो विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये बातें किसने बताई? ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये नेचर में होती है। जब तुम पैदा भी नहीं होते, जब हम बने भी नहीं थे, तब से ये घटनाएं होती है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये कोण होता है आई, ये कोण होता है आर, तो यहां पर एंगल आई का मान ज्यादा है, एंगल आर का मान कम है। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये कोण होता है आई और ये कोण होता है आर, तो यहां पर एंगल आर, ठीक है, एंगल आर का मान ज्यादा है और एंगल आई का मान कम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, सुन लेना। यदि कोई प्रकाश किरण वायु से जल में, या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन कि अगर विरल से सघन में प्रवेश करती है तो चाल में क्या परिवर्तन होता? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए चाल कम हो जाती है। ठीक है, चाल कम हो जाती है। यहां सुनिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपका जवाब हो जाना चाहिए कि चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और उसकी चाल में कमी होती है। और यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और उसकी चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मैं जानता हूं सघन विरल का समझ में एक दो बार में आएगा, सघन विरल का आपको एक दो बार में आएगा, लेकिन यह बात आपको आ गई होगी। ऑलमोस्ट सभी ने, नियाशा ने रिपीट के अलावा बाकी सबने क्लियर बोला। ठीक है, अंजलि को पोल की जल्दी है, पोल करा देंगे भाई, पहले टॉपिक खत्म हो जाने तो बेटा, है ना, है ना। मैं चाहता हूं कि पढ़े अपन, पहले मस्ती तो जीवन भर करेंगे। चलिए, ग्लास लैब, ग्लास लैब की कहानियां ये लिखी हुई हैं, लेकिन ग्लास लैब होता क्या है, आखिरी टॉपिक है, सुन लो। आपके इमोजी भी बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो ये कांच का टुकड़ा, ठीक है, डायग्राम ही समझना है इसमें, हमें और कुछ नहीं समझना, डायग्राम ही समझना है, हमें और कुछ नहीं समझना। ठीक है, मान लो ये कांच का टुकड़ा है, वायु से कोई एक प्रकाश किरण आती है, कहां एंटर होगी बेटा? कांच की ओर। ठीक है, और बाहर कहां निकलेगी बेटा? वायु में। ठीक है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगा पा रहे हैं तो कांच और वायु में वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। ठीक है, कांच कैसा माध्यम हो गया बेटा? सघन माध्यम हो गया। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो, वायु कैसा माध्यम हो गया? अगेन विरल माध्यम हो गया। मेरे बच्चे, डायग्राम को समझना। अब तुम्हें सारी चीजें आती हैं, अब तुम सब कुछ जानते हो, तो डायग्राम कितनी आसानी से आएगा। एक प्रकाश किरण आती है, जाना चाहती है सीधी, एक प्रकाश किरण आती है, जाना चाहती है सीधी, एक प्रकाश किरण आती है, जाना चाहती है सीधी, लेकिन ये वायु से कांच में जाती है, तो क्या ये सीधी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? अरे अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, याद है, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अभी तुम सीख कर आए हो, अभी तुम जान कर आए हो कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो देखिए ये प्रकाश किरण भी विरल से सघन में आती है, ये प्रकाश किरण भी विरल से सघन में आती है, तो ये प्रकाश किरण भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई अभिलंब की ओर, झुक के रहना पड़ेगा,
ठीक है, झुक के अभिलंब की ओर झुक जाएगी, याद रखना क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि अगर आप आगे इस प्रकाश किरण को बढ़ाते, वैसे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा है ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण कांच से वायु अर्थात सघन से विरल में जाती है, और सघन से विरल में अगर ये जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा दूर हट जाती है, तो सघन से विरल में आते आते ये अपने मार्ग से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो याद रखना हमेशा ये आपतित किरण, हमें पता है ये अपवर्तित किरण, और ये जो आखिर में निकल रही है ना इसे बोला जाता है निर्गत किरण, है ना। अब देखिए ये गई थी कितने कोण पर, आई कोण पर, और आखिर में निकलेगी ई कोण पर, इसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण। ठीक है, अब देखो देखना ध्यान से, ये आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होगी, आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होगी, सदैव समांतर होगी। वैसे तो कई सालों से ऐसा हुआ नहीं है कि ये डायग्राम आ जाए, सीबीएसई के लिए अगर आप होते तो मैं कंफर्म बोल देता कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आ सकता है, ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है, अगर सीबी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जल्दी बताइए, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है तुमको, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे कहां पर, पोल में। ठीक है, इसके बाद मैं आपकी चैट्स को ओपन करूंगा, फिर अब बताइएगा क्लियर है या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी पोल में देंगे, है ना, और क्योंकि पोल अगर मैं अभी ओपन कर दूंगा चैट्स चीटिंग कर लोगे, है ना। क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आज तुमको सिखाया है आज की क्लास का शुरुआत में, आवर्धन के बाद बताया हीरे में, जल में, कांच में या निर्वात में प्रकाश का वेग, मतलब प्रकाश सबसे तेज कहां चल सकता है, प्रकाश का वेग सबसे तेज कहां होता है, हीरे में, जल में, कांच में या निर्वात में। आंसर दीजिएगा, कौन आंसर देगा। लेट्स सी कौन आंसर देता है, लेट्स सी कौन कौन आंसर दे पाता है। बस आखिरी है, आखिरी है, इसके बाद चैट्स ओपन करके एक क्वेश्चन और करेंगे, खत्म आज की क्लास, खत्म आज की क्लास। ठीक है, क्लियर है, हाँ, अरे आंसर देना चाहते हो ना, अरे भाई प्रकाश का निर्वात में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ले भाई कन्फ्यूज होगा, हीरे में कहां से अधिकतम होगा, हीरे में तो न्यूनतम होगा ना, अधिकतम, अधिकतम निर्वात में। ठीक है, सौरभ कुमार, धवन, आदित्य, आर्यन, अनुज, आनंद, अनुज, आकाश मौर्य एंड श्रेयांश तिवारी, सबसे ऊपर अभी यही लोग चल रहे होंगे जिन लोगों ने आंसर दिया है। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है, इससे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश किरण वायु से जल में, कहां से, वायु से जल में, मतलब विरल से सघन में, विरल से सघन में प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाश किरण वायु से जल में, तो क्या वो बिना विचलन के आगे बढ़ेगी, बिना विचलन की स्थिति आगे बढ़ेंगे, क्या अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर झुकती है, या पूरी तरह से आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, वायु से जल में प्रवेश करती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, आंसर सभी दे देना, वायु से जल में। ठीक है, वायु से जल में प्रवेश करती है, कौन कौन आंसर देने वाला है, वायु से जल में प्रवेश करती है, कौन कौन आंसर देने वाला है, वायु से जल में प्रवेश करती है, कौन कौन आंसर देने वाला है। अभी आज की क्लास में बताया, सेम टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया, सेम टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया, याद तो होगा ही तुम्हें। ठीक है, याद तो होगा ही तुम्हें कि वायु से जल में प्रवेश करती है, याद तो होगा ही तुम्हें। कौन कौन आंसर देने वाला है, वायु से जल में प्रवेश करती है, तो भाई और बहनों आपका जवाब आपकी आंखों के सामने है, वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो भाई ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी। लगभग 71% बच्चों ने इसे जवाब दिया, सौरभ, रजत, अनुज, ए साहू, राजपूत, अल्विन, है ना, आनंद, अनुज, धवन एंड आर्यन पटेल। और आज की क्लास के टॉपर सौरभ, धवन, अनुज, आनंद, अनुज, अनुज कुमार और अनुज कुमार सिंह, 2 अनुज हैं, आकाश मौर्य, भारद्वाज,
अंश एंड श्रेयांश एंड दीक्षा वाजपेयी। ठीक है बेटा, एंड आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। मैंने आज पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया है बेटा। ठीक है, आज की क्लास में आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा, आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है, गौरी कहती है कि मथुरा के पेड़े कौन कौन खाएगा? हम खाएंगे, हम खाएंगे। ठीक है, ठीक है। वीडियो कॉल आज नहीं करते बेटा, आज मैंने मेकअप नहीं किया। मैं कहता हूँ ना, जिस दिन मैं मेकअप करके आऊंगा उस दिन मैं वीडियो कॉल करूंगा। अभी तुम लोग यार मजाक उड़ाओगे कि सर कैसे दिख रहे हो आप, मेरे को देखोगे, तो वीडियो कॉल आज नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, पक्का करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, टेक केयर एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। लव यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे उड़ान के परिंदों। बाय बाय बच्चों।